हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। तो आज हम प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स 1967 एंड 1969। इसमें पूछा गया कि 1967 से लेकर 1969 के बीच में भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस ऑप्शन के बारे में पहले हम देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के सेकंड प्रेसिडेंट थे। कौन से प्रेसिडेंट थे? सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। और इनका जो टेन्योर रहा था वो रहा था 1962 से लेके 1967 के बीच में। ओके। और इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, कब किया जाता है? 5 सितंबर को जब हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? टीचर्स डे। तो वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के दिन ही मनाया जाता है। यानी 5 सितंबर को ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था, उसी दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में थे। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पूछा गया 67 से 69 और ये रहे थे 62 से 67 के बीच में हम भारत के राष्ट्रपति। तो अब आइए देखते हैं दूसरा ऑप्शन के ऊपर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया हमारे पास? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ओके। और ये प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद बने थे। ये भारत के थर्ड प्रेसिडेंट थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1967 से लेकर 1969 के बीच में। अब ये सोच रहे होगे आप इन्हें 2 साल का क्यों कार्यकाल रहा? तो उनका कार्यकाल 2 साल का इसलिए रहा क्योंकि 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। ये यहाँ पर आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हो जो राज्यसभा में उनकी लगी हुई है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो हमारा आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 1967 से 1969 के कौन प्रेसिडेंट रहे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे प्रेसिडेंट रहे इस समय के दौरान। तो हम दूसरे ऑप्शन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दूसरे ऑप्शन क्या दिया गया है हमारे पास? डॉक्टर वीवी गिरी। डॉक्टर वीवी गिरी के बारे में वैसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर वीवी गिरी थे जो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद प्रेसिडेंट बने थे, नहीं वो भारत के 4th प्रेसिडेंट थे। और इनका कार्यकाल रहा था डॉक्टर वीवी गिरी का 1969 से लेकर 1974 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। अब देख लेते हैं हम लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या हमारे पास? डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के सेकंड प्रेसिडेंट थे, सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और भारत के ये 5वें प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर वीवी गिरी के बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे। और इनका जो कार्यकाल रहा था 1974 से लेकर 1977 तक इनका क्या रहा था? कार्यकाल रहा था। तो आई होप दोस्तों अब आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। तो आइए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पहले तो आपको ये नहीं इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है तो उसके कारण क्या पैदा होता है, ये क्या चीज़ बनती है। तो अब देखते हैं। तो पहले तो आपको बता दें कि जो अर्थ है वो क्या करती है? रोटेट करती है। कहाँ पर करती है? अपने एक्सिस के ऊपर क्या करती है? रोटेट करती है। अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओवन एक्सिस, अपने एक्सिस के ऊपर क्या करती है? रोटेट करती है। तो दोस्तों ये उसके कारण क्या पैदा होता है और ये क्या कर, ये भी बता दें कि जो अर्थ है ना वो हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करती है? रोटेट करती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, डब्ल्यू से क्या बन गया? वेस्ट, ई से ईस्ट। और आपको इसको वी के तौर पर भी याद कर रखते हैं, यानी वी वेस्ट और ईस्ट। तो अर्थ कहाँ से रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। और सन क्या करता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है, अपोजिट। ओके। तो अब ये जान लेते हैं कि जो रोटेशन के कारण क्या चीज़ पैदा होती है। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया टाइड्स, तो इस टाइड्स तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कोरिलेस फोर्स। कोरिलेस फोर्स, यस दोस्तों, जो ये रोटेशन है ना पृथ्वी की, उसके कारण कोरिलेस फोर्स क्या होती है? पैदा होती है। तो अब ये जान लेते हैं हम कोरिलेस फोर्स होती क्या है। ये कोरिलेस फोर्स होती क्या? हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कोरिलेस फोर्स होती है। वो जान लेते हैं कोरिलेस फोर्स होती है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, मेनली टीचर्स के जो एग्जाम होते हैं उनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कोरिलेस फोर्स क्या होती है कि जैसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे क्या है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, जब ये मूविंग ऑब्जेक्ट किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है तो ये ऑब्जेक्ट अपनी मूविंग डायरेक्शन को क्या करती है? चेंज कर लेती है। ये क्या जाती है? मुड़ जाती है। यदि ये ऑब्जेक्ट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है तो क्या जाती है? राइट की तरफ मुड़ जाती है। और यदि नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है ये, तो ये लेफ्ट की तरफ क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो ये
ये मुड़ती क्यों अपनी मूविंग डायरेक्शन से मुड़ क्यों जाती है, ये होती है क्योंकि ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इस पहले वाले ऑब्जेक्ट पे क्या करती है, कोरोलिस फोर्स डालती है। और ये कोरोलिस फोर्स पैदा कहाँ से होती है, ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के कारण ही कोरोलिस फोर्स पैदा होती है। तो दोस्तों अब आपको लग गया होगा पता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोलिस फोर्स होती क्या है। कोरोलिस फोर्स वह फोर्स होती है जिस फोर्स के कारण एक मूविंग ऑब्जेक्ट किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के संपर्क में आने पर, कॉन्टैक्ट में आने पर अपनी मूविंग डायरेक्शन को छोड़ देती है या मुड़ जाती है, तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है, कोरोलिस फोर्स कहा जाता है। आइए दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कंट्री विच डज नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया इज। तो इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी कंट्री, जो ऑप्शन में दिए गए कि भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर अटैच नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है दोस्तों, श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। तो श्रीलंका देखो दोस्तों भारत के साउथ में, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो भारत के साउथ में। तो यहाँ पर आप जूम इमेज में देख सकते हो, सेटेलाइट इमेज में, ये है भारत का साउदर्न पार्ट और ये बॉर्डर, और ये है श्रीलंका का नॉर्दर्न बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं कि श्रीलंका और इंडिया को कोई भी बॉर्डर अटैच नहीं है। तो इसलिए इस ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा, श्रीलंका ही आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर मिल गया आपको। और आपको जानकारी दे दें कि ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहा जाता है, एक तो इसको पाक स्टेट कहा जाता है दोस्तों। पाक पाकिस्तान वाला पाक नहीं, PAL के पाक, पाक स्टेट भी कहा जाता है इसको। इस एरिया को पाक स्टेट भी आता है। और ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार के, यानी मन्नार की खाड़ी भी है। पाक स्टेट, ये पाक स्टेट इसका नाम पड़ा था। मद्रास के एक गवर्नर होते थे अंग्रेजों के समय में, उनका नाम था रॉबर्ट पाक। उनके नाम पे इस एरिया का नाम क्या था, रॉबर्ट पाक के नाम पर पाक स्टेट डाला गया था। तो आए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया था। थोड़ी जानकारी हम दूसरे ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों हमारे पास, भूटान। भूटान दिया गया, तो भूटान देखो, भूटान यहाँ पर आप देख सकते हैं, भूटान इंडिया से अटैच होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, म्यांमार। तो म्यांमार भी देख सकते हो दोस्तों, देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भी देखो ये अटैच होता है। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो दोस्तों इंडिया से अटैच होता है, ये तो आप पता ही है आपको। तो ये दोस्तों तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, श्रीलंका। यानी श्रीलंका इंडिया से अटैच नहीं होता, ये यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो जूम इमेज के अंदर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिवर ब्रह्मपुत्रा इज कॉल्ड इन तिब्बत एज। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर को तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो पहले तो आपको ये बता देंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर को ब्रह्मपुत्रा कहाँ कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है इंडिया के अंदर। और दूसरा अब ये पूछे कि तिब्बत के अंदर क्या कहा जाता है। तिब्बत के अंदर क्या कहा जाता है, सुभानश्री। तो पहला ऑप्शन दिया गया इसने सुभानश्री दिया है, सुभानश्री है दोस्तों। सुभानश्री क्या है, ब्रह्मपुत्र की एक क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर है दोस्तों। क्या है, एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। ये जो सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया हमारे पास दिबांग। दिबांग है दोस्तों, दिबांग नदी। दिबांग कहाँ कहा जाता है इस रिवर को, दिबांग कहा जाता है दोस्तों इसको अरुणाचल प्रदेश में। जब ये इंडिया में एंटर करती है, जहाँ पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर जहाँ पर एंटर करती है, तो यहाँ पर इस रिवर को क्या कहा जाता है, दिबांग कहा जाता है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दूसरा दोस्तों ऑप्शन हमारे पास लोहित है। लोहित है दोस्तों, लोहित कहाँ पर है, तो ये दोस्तों असम के अंदर आती है। तो असम के अंदर इस दोस्तों क्या कहा जाता है, लोहित नदी के नाम से पुकारा जाता है। चौथा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है सांगपो सांगपो। तो सांगपो क्या है दोस्तों, सांगपो, हाँ दोस्तों सांगपो, इस नदी को तिब्बत के अंदर इस नदी को क्या कहा जाता है, सांगपो नदी कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप इसका आंसर आपको मिल गया था। थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं दोस्तों मैंने इस रिवर को क्या बनाया था, रेड लाइन से ड्रॉ कर रखा है। रेड लाइन से ड्रॉ इसलिए कर रखा है दोस्तों क्योंकि मैंने इस रिवर को रेड रिवर भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र क्या आता है, रेड रिवर भी कहा जाता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है दोस्तों, ये भारत की डीपेस्ट रिवर भी इस रिवर को बोला जा सकता है। और आगे जाके रिवर ये जब बांग्लादेश के अंदर इस रिवर को, बांग्लादेश के अंदर इस रिवर को क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जमुना। ओके दोस्तों। और जब ये रिवर बांग्लादेश के अंदर गंगा के साथ मिल जाती है, तो इनकी मिली हुई धारा को दोस्तों क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पद्मा कहा जाता है। और आगे जाके दोनों मिलके बे ऑफ बंगाल में क्या कह जाती है, गिर जाती है। तो अब दोस्तों आपको इन सभी इसके अलग अलग नामों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, हु डज साइन ऑन द इंडियन करेंसी नोट ऑफ 1 रुपये। यानी 1 रुपये के सिक्के पर कौन साइन करता है। तो दोस्तों आपको दूसरों को, जो हमारे 5, 10, जो 100, 200, 2000 के नोट उनके ऊपर कौन साइन करता है, गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही साइन करते हैं दोस्तों, ये आपको मालूम होगा। दूसरा है
कि जो हमारा 1 रुपये का नोट होता है, 1 रुपये का नोट होता है, उसके ऊपर कौन साइन करता है? तो ऑप्शन, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी वित्त मंत्री, नहीं दोस्तों ये भी नहीं होगा। चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो हमारे पास सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी वित्त सचिव, यदि वित्त सचिव, यानी यस दोस्तों हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? वित्त सचिव। वित्त सचिव सिर्फ 1 रुपये के नोट के ऊपर ही साइन करता है। तो दोस्तों आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास दोस्तों? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज द लोअर हाउस एज एडवाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के संविधान के द्वारा लोअर हाउस में मैक्सिमम कितने सीटों को रखा गया है। तो दोस्तों जब लोअर हाउस, पहले तो ये बता दें कि लोअर हाउस बोला किसको जाता है? भारत के सदन के अंदर 2 हाउस हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो लोअर हाउस बोला जाता है लोकसभा को, लोअर हाउस एल से लोअर और एल से लोकसभा, और अपर हाउस किसको कहा जाता है? राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। तो इसने क्या कि लोअर हाउस के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार? तो सबसे पहले जब 1950 में ये संविधान को अपनाया गया था, जब संविधान को अपनाया गया था, तो उस टाइम 500 सीट्स को रखा गया था लोकसभा के अंदर। समय समय के दौरान फेरबदल हुए, तो अब करंटली लोकसभा के अंदर टोटल 552 यानी कि 552 इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं, यानी 552 मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। और करंटली आपको बता दें कि करंटली जो है अब इसमें 550 क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 2 मेंबर्स क्या होते हैं? 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम एंग्लो इंडियन कहा जाता है, और जो 2 मेंबर किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या नॉमिनेटेड किए जाते हैं। और एंग्लो इंडियन का मतलब होता है दोस्तों, ये एंग्लो इंडियन ऐसे समुदाय से आते हैं जिनमें से फादर या मदर में से एक क्या होता है? विदेशी होता है, उसको क्या होता है? एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो 550 क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर, और 2 क्या होते हैं? 2 क्या होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर। और करंटली राज्य लोकसभा के अंदर 545 मेंबर हैं, 543 क्या है? 543 क्या है? इलेक्टेड मेंबर्स हैं, और 2 क्या है? नॉमिनेटेड यानी मनोनीत सदस्य है, नॉमिनेटेड, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो आप दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आंसर नंबर सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग ए लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें से किसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर उप राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो स्टेट के अंदर क्या अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? कौन अपॉइंट किया जाता है स्टेट के अंदर? अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को। और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके अंदर? पहले तो आप ये लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं, ये किसी एग्जाम में पूछ ली जाती है, LIEUTENANT, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है वैसे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल कहाँ पर क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। तो ये अपॉइंट तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश ये क्या है? स्टेट है, तो इसके अंदर तो हो नहीं सकता। दिल्ली क्या है? यूटी है, तो इसके अंदर यस। नागालैंड क्या स्टेट? इसके अंदर भी, मणिपुर ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ पर अपॉइंट किया जाता है दोस्तों? इसमें से दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द मिस मैच ऑफ द फ्लोइंग, यानी मिस मैच को हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। कोहिमा, कोहिमा क्या है दोस्तों? कैपिटल है। नागालैंड की इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। आइजोल मिजोरम की कैपिटल है। त्रिपुरा क्या है दोस्तों? अपने में क्या है? अपने एक स्टेट है। तो ये क्या है दोस्तों? तीनों से क्या है? अलग है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर नंबर डी। आगे देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेट्स हैज हाइएस्ट जियोग्राफिकल एरिया एज कम्पेयर्ड अमंग द 4 ओनली, यानी इसमें कहा गया है इन चारों में से सबसे ज़्यादा एरिया है जो जियोग्राफिकल एरिया, वो किसके पास है? तो आंध्र प्रदेश के पास है, गुजरात के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, तमिलनाडु के पास है। दोस्तों इसके अंदर वैसे तो हमारे पास जो इंडिया में है सबसे हाईएस्ट एरिया है जो, वो है हमारे पास राजस्थान के पास, इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया है। ये बीच में से पूछा गया कि इन चारों स्टेट में से सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा है दोस्तों हमारे पास, इसका आंसर हो गया दोस्तों यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इन चारों में से क्या होगा? इसका आंसर होगा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश में इन चारों में से सबसे ज़्यादा एरिया है। ओके दोस्तों, सबसे कम एरिया किसके पास है दोस्तों? लक्षद्वीप के पास सबसे कम एरिया है, जो हमारी एक यूटी है। सबसे ज़्यादा एरिया है दोस्तों राजस्थान के पास, और सबसे कम एरिया है दोस्तों लक्षद्वीप के पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज 3rd हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011, यानी कि सेंसस 2011 के अनुसार हाईएस्ट लिटरेसी, 3rd हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? किस यूटी की या किस स्टेट की है? तो इसमें से क्या देखते हैं दोस्तों।
तो हमारे पास पहले तो कई कई बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन हो गया होगा कि अब वैसे नॉर्मली बता देता हूँ आपको कि इंडिया में स्टेट कितने हैं। वैसे पहले 29 स्टेट होते थे इंडिया में, अब क्या किया है, जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया दोस्तों, अबोलिश कर दिया है। तो रिस्ट्रक्चर किया गया है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर रिस्ट्रक्चर किया गया। तो अब स्टेट कितने रह गए दोस्तों, 29 की जगह 28 हमारे पास इंडिया में स्टेट है। और यूटी कितने हैं दोस्तों इंडिया में, यानी जम्मू कश्मीर को रिस्ट्रक्चर करके क्या बना गया सर, स्टेट को क्या बना दिया, 2 यूटी बना देगा। उसमें से एक तो जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। पहले कितने थे हमारे पास यूटी, 7 यूटी थे। अब 2 यूटी बन गए तो कितने यूटी होने चाहिए हमारे पास, 9 यूटी होने चाहिए। 9 यूटी होने चाहिए, लेकिन क्या अभी भी हमारे पास कितने यूटी हैं, 8 यूटी हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण क्या है कि 26 जनवरी 2020 को जो हमारे पास यूटी होते थे, यूटी कौन से, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। जो दमन एंड दीव जो हमारे पास यूटी होते थे, उनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया और उनको एक यूटी बना दिया, किसको, दादरा एंड नगर हवेली को, दमन एंड दीव को। तो 2 यूटी को मिलाकर क्या बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया। तो दोस्तों हमारे पास 6 पहले वाले यूटी रह गए और 2 ये नए वाले जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। तो यूटी कितने रह गए दोस्तों हमारे पास, 8 यूटी हो गए और 28 क्या हो गए दोस्तों हमारे पास स्टेट हो गए। तो इनमें से अब ये पूछा है कि 3rd नंबर पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है। तो सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट दोस्तों आप मैक्सिमम जानते होंगे, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है जो इंडिया में, वो है केरला का दोस्तों। हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, केरला का। ओके, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों, हाईएस्ट लिटरेसी रेट हो गया दोस्तों केरला का। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों हमारा लक्षद्वीप हमारा यूटी है, उसका दूसरे नंबर पर लिटरेसी रेट। और तीसरे नंबर पे दोस्तों होता है हमारा मिजोरम का लिटरेसी रेट क्या है, तीसरे नंबर पर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 3rd नंबर पे क्या है, मिजोरम, जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और जो इंडिया का लिटरेसी रेट है दोस्तों, वो आप याद कर सकते हैं 74 है। 2011 सेंसस 74 क्या है, 74.08 क्या है इंडिया का लिटरेसी रेट है। सबसे कम लिटरेसी रेट किसका दोस्तों, बिहार का सबसे कम लिटरेसी रेट है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।